ओके सो हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी का रीजनिंग इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक नए टॉपिक को शुरू करना है जिसका नाम है मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक है। एसएससी सीजीएल की, सीएचएसएल की अगर इन एग्जाम्स की अगर आप बात करते हो तो इसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, यूजुअली जो लास्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 25, वो मैट्रिक्स का रहता है और एक बहुत ही ज़्यादा ईजी टॉपिक है। आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा अटेंशन देके। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक। तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। बेहतर अप्रोच ये होती है कि हम इसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके इसका आंसर निकालें, जिसको मैं आपको सिखाने वाला हूं ऑफ कोर्स। तो जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, तो टॉपिक का नाम मैट्रिक्स, हिंदी में इसे कहते हैं अवयव। मैट्रिक्स होती क्या है ना, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो जैसे कि आप अगर मैथमेटिकल बैकग्राउंड से है तो आपने 11th-12th में मैट्रिक्स पढ़ी भी होगी अपने मैथ्स के सेक्शन में, सब्जेक्ट में, कि रोज और कॉलम्स का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं ना। तो अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स भी कई तरह की होती है, हमने 12th में पढ़ी है बहुत तरह की मैट्रिक्स। जैसे आपको पता होगा कि मैट्रिक्स स्क्यू मैट्रिक्स है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, इनवर्स मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, बहुत तरह की मैट्रिक्सेस हमने पढ़ी हैं। हमें उन मैट्रिक्सेस के अंदर नहीं जाना, ठीक है, हमें बस मैट्रिक्स के मेन बेसिक्स नेचर को समझना है, मतलब रोज और कॉलम्स को समझना है। ठीक है, तो हम बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। मैट्रिक्स में हमेशा ध्यान रखिएगा, यूजुअली आपको 2 मैट्रिक्स यहाँ पर दी जाती हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, इस क्वेश्चन के अंदर। और उसमें आपको बोला जाता है कि जो पहली मैट्रिक्स है उसका नाम है मैट्रिक्स 1, जो कि आप ये देख रहे हो। M1 का मतलब मैट्रिक्स 1 और M2 का मतलब होता है मैट्रिक्स 2। क्लियर हो गया ये? उसके बाद आपको बोला जाएगा कि कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे आपको। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस किस फॉर्म में दिए जाएंगे उसको आपको समझना है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन सेट ऑफ नंबर्स as given in any of the alternatives। यहां पर ये जो भी लैंग्वेज लिखी गई है इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। बेसिकली अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं और इस पॉइंट की बात करूं तो, ठीक है, ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट फिलहाल आपको यहां से यहां तक कोई मतलब नहीं होता, ये सिर्फ आपको कुछ लैंग्वेज दी जाती है। बट आप इसका मतलब समझ लीजिए कि लिखा क्या है। लिखा ये हुआ है कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन सेट ऑफ नंबर्स। हर वर्ड को एक सेट ऑफ नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसा बोला गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये जे है तो जे के लिए क्या हो रहा है, तो जे के लिए बोला जा रहा है कि 0 और 0। ठीक है, तो 0 0 किसको है, जे को बताता है। यू की बात करें तो 0 और 1 जो होगा वो यू को बताएगा, है ना। मतलब 0 रो में चलोगे और 1 किस में चलोगे, कॉलम में, इस तरह से। अगर मैं बात करूं तो जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको हम रो बोलते हैं। ठीक है, रोज क्या होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल होती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कॉलम्स की तो कॉलम्स क्या होते हैं, जो वर्टिकल होते हैं। अगर आपको इसमें और डिटेल समझनी है रोज और कॉलम्स की तो मैंने काउंटिंग ऑफ फिगर्स की जो वीडियो पढ़ाई हुई है, जिसमें मैंने नंबर ऑफ स्क्वायर्स जब पढ़ाने शुरू करे हैं, वहां पर मैंने रोज और कॉलम्स के बारे में बहुत ही डिटेल में समझाया आपको। ठीक है, तो आप एक बार उसको जरूर देखें, वहां पर भी आपको कुछ चीजें रोज और कॉलम्स की समझ में आ जाएंगी। बट इस टॉपिक के लिए वो नीडफुल नहीं है, और क्योंकि मैं वहां पढ़ा चुका हूं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो टॉपिक आपने पढ़ लिया है और तब आप ये मैट्रिक्स को पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए, तो हॉरिजॉन्टल जो होती हैं वो रोज होती हैं और वर्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉलम्स। ठीक है, कॉलम जो होंगे वो वर्टिकल होंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, अब अगर वर्टिकल कॉलम होते हैं और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं तो आपको वही चीज समझना है कि हमें जे कैसे मिलेगा। जे हमें तब मिल सकता है कि जब हम 0th रो में चले और 0th कॉलम में चले तो हमको जे मिल रहा है। जहां पे काट जाएंगी ना वो आपका वर्ड हो जाएगा बेसिकली। मान लीजिए हम जेड की बात करें, ये जेड कैसे मिलेगा, जब आप 3rd रो में चलोगे। हालांकि ये रो नंबर 3rd नहीं है, आप क्या देख रहे हो, आप जिस रो पे 3 लिखा आप उसको देख रहे हो। 3rd रो तो बेसिकली 1 2 3 ये रो होनी चाहिए 3rd वाली, है ना, लेकिन हम वो नहीं देख रहे, हम वो देख रहे हैं जिसपे 3rd यानी कि 3 नंबर लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? तो आप जब देखोगे यहाँ पे तो 3rd रो ये है ना बेसिकली, तो अगर 3rd रो ये है तो 3rd कॉलम देखो कहां पर है, ये आ गया। तो 3rd रो और ये 3rd कॉलम आके जेड पे काट रहे हैं। ठीक है, तो 3rd रो 3rd कॉलम मतलब जेड, तो जेड नंबर हो गया। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि जो ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं उसमें सेट ऑफ नंबर्स होंगे कुछ, है ना। The set of numbers given in the alternatives are represented two classes of alphabets। ठीक है, alternatives जो होंगे यानी कि जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ऐसे ही आपको ये सेट बना के दे रखे हैं। अब जैसे 1 3 है तो 1 3 का मतलब क्या होगा, देखो 1 रो और 3rd कॉलम में जे आ रहा है, और चाहिए भी क्या, जज के कोड को आपको चेक करना है। यानी कि जे के लिए भी एक कोड होगा, यू के लिए भी एक कोड होगा, डी के लिए भी होगा। कौन सा ऐसा नंबर है या कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जज के कोड को रिप्रेजेंट करता है, यही आपसे बस वो पूछ रहा है। ठीक है, तो वो आपको बताना होगा कि वो कौन सा है।
उसके बाद द कॉलम्स एंड रोज ऑफ मैट्रिक्स 1 आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 4। ठीक है, ये जो 0 से 4 आप देख रहे हो ना, 0 to 4 0 to 4, तो मैट्रिक्स 1 को 0 to 4 में रिप्रेजेंट किया जाता है, और मैट्रिक्स 2 की बात करी जाए तो उसको 5 to 9 में रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा है। ठीक है, कि जो मैट्रिक्स 2 है आर नंबर्ड फ्रॉम 5 to 9। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया आपको। फिर बोला जाता है कि अ लेटर फ्रॉम दीज मैट्रिसेस कैन बी प्रेजेंटेड फर्स्ट बाय इट्स रो एंड देन बाय इट्स कॉलम रिस्पेक्टिवली। आपको ये बात बोल दी गई है कि इसके अंदर जो पहला लेटर होगा वो रो को बताएगा, और जो उसके बाद देन बाय द कॉलम। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड होगा वो किसको बताएगा, कॉलम को बताएगा। इसका मतलब क्या समझिए, जैसे 13 लिखा है, मैं 13 को यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इस 13 में जो पहला लेटर है, पहला लेटर का मतलब जो 1 है, तो 1 बताएगा रो को और 3 बताएगा कॉलम को। मतलब ये रो और कॉलम अरेंजमेंट से निकलना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको, किससे निकलना चाहिए, रो और कॉलम अरेंजमेंट से। यानी कि फर्स्ट आपको रो में चलना है, थर्ड आपको कॉलम में चलना है। कैसे चलेंगे, देखो फर्स्ट रो कौन सी थी, ये वाली जिसपे 1 नंबर लिखा है, याद रखिएगा, जिसपे 1 नंबर लिखा है वो आपकी फर्स्ट रो है। तो फर्स्ट रो ये हो गई और थर्ड कॉलम ये हो गया। कहां पर आके काट दिया, जे पे, और जे ही देखिए चाहिए था। मतलब ये जितने आप इनिशियली देख रहे हो ये सब जे को बताते हैं, आगे वाले जितने हैं सब यू को बताएंगे, सब डी को, फिर जी को, फिर ई को। आपको ये बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है जो जज के कोड को बता रहा है। क्लियर हो गया आपको। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं पे आपको एरर दी होगी, वो एरर आप देखोगे तो वो ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, उसको काट दोगे, जो हो पाएगा उसको हम सही कर देंगे। क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये चीज़ समझ ली। दूसरी बात आपको जो समझनी है वो एक और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें यहाँ पर बोल दिया गया है कि रो और कॉलम को देखिए आप, है ना। यहाँ पे ये बात बोली गई है कि जो पहला लेटर होगा वो किसको बताएगा, रो को, और जो दूसरा वाला होगा लेटर वो बताएगा आपके कॉलम को। ये बात कह दी गई है। कई बार क्या होता है कि ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है ये आपको नहीं दिया जाता। ठीक है, तो जब ये नहीं दिया जाएगा तो ऐसे कंडीशन में आपको यहां पर ये तो जरूर दिया जाएगा, ये आपको हर कंडीशन में दे रखा होगा। ठीक है, तो अगर यहां पर दिया है, अब इसका मतलब क्या उसको समझिए। कहता है कि अगर कभी u आएगा आपके पास तो u को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, 0 1 और 14 से। आप जरा देखिए 0 1 और 14 क्या है। मान लीजिए कि 0 1 और 14 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो हमने मान लिया कि 0 कॉलम है और ये रो है, मतलब ये कॉलम है और ये रो है। ठीक है, जरा देखते हैं, और ये किसके लिए कोड आना चाहिए, देखिए ये कोड आना चाहिए यू के लिए। तो अगर ये यू के लिए कोड आना चाहिए तो हमने यहाँ पे यू लिख लिया। अब जरा देखते हैं कि क्या ये यू का कोड है कि नहीं। 0 1 में 0 कॉलम 1 रो, देखो 0 कॉलम कौन सा होगा, 0 कॉलम ये है और 1 रो ये है। देखो किस पे काटा, जी पे काटा। 0 कॉलम 1 रो, बिकॉज पहले कॉलम में चलोगे बाद में रो में चलोगे, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जब आप ऐसे चलते हो तो ये जी पे आ रहा है, आना किस पे चाहिए था, यू पे, है ना। तो मतलब ये रो कॉलम का अरेंजमेंट नहीं है। तो अगर रो कॉलम का अरेंजमेंट नहीं है तो फिर ये मतलब ये कॉलम रो का अरेंजमेंट नहीं है। तो अगर कॉलम रो का नहीं है तो ये किसका होगा, ऑफ कोर्स रो कॉलम का अरेंजमेंट होगा। अब आप देखो 0 रो पे और 1 कॉलम पे। 0 रो पे कौन आ रहा है, 0 रो पे ये आ गया और 1 कॉलम पे ये आ गया। देखो किस पे काटा, यू पे। 0 रो 1 कॉलम यू पे काट रहा है और यू ही चाहिए था हमें। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे कि ये रो कॉलम से ही अरेंज्ड है सारे के सारे ऑप्शंस। ठीक है, ऐसे आप नीचे वाले को देख लो, ई है तो ई में दिखा रहा है 55 और 66। जब सेम हो ना तो सेम में कोई मतलब नहीं होता। सेम में ये रो कॉलम पे भी एग्जिस्ट करेगा, कॉलम रो पे भी एग्जिस्ट करेगा। आप देखो इसको, जैसे 55 है, 55 पे क्या चाहिए हमको, ई पे चाहिए। अब हमारा ये फिक्स नहीं है ना कि ये रो कॉलम या कॉलम रो है। अगर हम इस लाइन को छोड़ दें, हालांकि ये लाइन तो यही बताती है कि पहला रो होगा बाद में कॉलम होगा, लेकिन जब क्वेश्चन में ये आपको नहीं दिया जाएगा तब क्या करेंगे। तो वैसी कंडीशंस में यही हमको बताता है कि ऑप्शंस हमारे रो कॉलम में रखे गए हैं या कॉलम रो में रखे गए हैं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि कुछ ऑप्शंस आपके रो कॉलम में आ जाए, कुछ ऑप्शंस आपके कॉलम रो में है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, हमेशा एक स्पेसिफाइड पैटर्न ही होगा, या तो रो कॉलम होगा या तो कॉलम रो होगा। और 99% केसेस में कैसा अरेंजमेंट होता है, रो कॉलम वाला। ठीक है, कि पहला रो से आएगा दूसरा कॉलम से आएगा। क्लियर इतना। चलिए, ये आपको क्योंकि पहला लेक्चर है तो ये चीज़ आपको बताना ज़रूरी था, बिकॉज ये कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अब आप देख रहे हो बेसिकली इसको, आंसर को देखो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जितने भी आप स्टार्टिंग में नंबर्स देख रहे हो ये सब जे को बताएंगे, उसके बाद सारे के सारे यू को, फिर डी को, फिर जी को और फिर ई को। ये इनके नंबर्स हैं, है ना। तो अगर ये इनके नंबर्स हैं तो आपको क्या करना है कि जज का कोड पता लगाना है कि कौन सा होगा। उम्मीद ये करता हूँ कि जब मैं ये चीज़ें आपको समझा रहा हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको ये टॉपिक आता होगा, तो वो इसका आंसर निकाल चुके होंगे कि आंसर इसका क्या है। लेकिन जो सीख रहे हैं उनको ध्यान से सीखना है। देखो, हमेशा ध्यान रखना कि इन क्वेश्चंस को, मैट्रिक्स के इन क्वेश्चंस को करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि आप आगे से ना जाके आप पीछे से चलें। ठीक है, आप हमेशा बैकवर्ड स्ट्रोक में अगर मूव करते हैं तो आपको जल्दी आंसर मिलता है।
ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसका रीजन अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या आ गया आपके पास 88, 99, 55, 66, ठीक है। तो अब आप देखो क्योंकि ये सेम आ रहे हैं ना, तो जब नंबर सेम होना तो पक्की बात है वो कोड उसी का ही होता है। जैसे ई है तो अगर आप 88 को चेक करोगे तो पक्की बात है 88 क्या होगा, ई होगा, देख लो, ठीक है। अच्छा हमें करना क्या है, सभी को हम चेक करेंगे रो कॉलम पे, है ना, हम कॉलम रो पे चेक नहीं करेंगे, बिकॉज उसने हमको बोला था कि जो पहला लेटर है उसको रिप्रेजेंट करा जाता है रो से और फिर देन बाय इट्स कॉलम रिस्पेक्टिवली। तो हम इसलिए रो कॉलम पे ही चल रहे हैं, हमें बोल दिया गया क्वेश्चन में कॉलम रो का तो हमारा क्वेश्चन आता ही नहीं है, ये मान के चलो रेयर है कभी पूछ लिया जाए, मेरे नॉलेज में तो ऐसा नहीं है कि पूछा गया। हाँ बुक्स वगैरह में कई बार कॉलम रो पे दे देते हैं, अभी तक कभी भी कॉलम रो का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हमेशा रो कॉलम ही आता है, ठीक है। तो देखो तो ये सारे के सारे किसके बताएंगे, ये सारे के सारे सेम लिखे ना तो पक्की बात है ये सब ई को बता रहे होंगे, तो इसको छोड़ दो, हम चेक ही क्यों करें, है ना, छोड़ दो। आगे देखो 10 की बात करते हैं, 10 कोड किसके लिए होना चाहिए, देखो जी के लिए, ये सारे के सारे कोड जी के होने चाहिए। चेक करते हैं 10, और कैसे चेक करना है, इसको रो पे इसको कॉलम पे, ठीक है। आओ करते हैं 1 0 पे, देखो 1 रो ये रही, 0 कॉलम ये रहा, आ गया जी पे, और चाहिए क्या था हमको, जी ही चाहिए था, मतलब ये वाला ऑप्शन अभी हो सकता है, रोक देते हैं इसको। अब देखो नीचे क्या लिखा 31, 31 को चेक करो, देखो 3rd रो और 1 कॉलम किस पे आगे काटा, जी पे, और जी ही चाहिए हमें, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है, रोक देते हैं अभी। 21 को चेक करो, देखो 2 ये रहा 1 ये रहा, किस पे आगे काटा, जे पे, है ना, 2 ये रहा कॉलम में और 2 ये रहा रो में, 1 ये रहा कॉलम में, जे पे आके काटा, तो जे नहीं, हमको तो जी चाहिए था, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता हमारा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमने इसको 21 को जब चेक करा ना तो हमने ये बात आपको बता दी कि ये नहीं हो सकता, लेकिन मान लो कि अगर आप इसको स्टार्टिंग से चेक कर रहे होते, देखो 42 को चेक करोगे तो 42 किसका कोड आना चाहिए था, जे का आना चाहिए था, ये सारे के सारे। हम अभी ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। 42 को अगर आप चेक करते तो देखो 4 और 2 पे क्या आ रहा है, जे, और जे ही चाहिए था। 43 को देखो 4 और 3 पे क्या आ रहा है, यू, और देखो यू ही चाहिए, ये अगला कोड जो 43 है वो यू का ही होना चाहिए, और यू का ही है। अब आप देखो जब आप स्टार्टिंग से चल रहे हो ना तो आपने यहाँ पे सेकंड में आपने टाइम वेस्ट किया, अब आपको मजबूरी में 65 तक आना पड़ेगा। देखो 6 ये रहा, 5 ये रहा, किस पे आ रहा है, डी पे आ रहा है, और हमें डी ही चाहिए था, मतलब ये कोड भी डी का ही होना चाहिए और डी का है। लेकिन अगर आप क्या करोगे, आगे बढ़ोगे, तब आप 21 को जब चेक करोगे तो आपको लगेगा कि यार सी ऑप्शन तो गलत हो गया, बिकॉज 21 पे आना चाहिए था जी और आता है जे। लेकिन फॉरवर्ड में अगर आप चल रहे हो तो देखो आपने 4 बार चेक करा, तब आप ये आंसर गलत कर पाए, ये ऑप्शन गलत कर पाए। लेकिन जब आप बैकवर्ड में चल रहे थे तो बैकवर्ड में चलते समय आपने सेकंड नंबर पे ही ये पता कर लिया कि ये ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि मैट्रिक्स के क्वेश्चन में कभी भी फॉरवर्ड से मत चलना, हमेशा कहां से चलना, बैकवर्ड से। क्लियर है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। चलिए वापस आते हैं, 23 लिखा हुआ था तो 23 पे जी होना चाहिए, 2 और 3 पे जी है, तो ये भी आंसर हो सकता है। अब एक तो एलिमिनेट हो गया, मतलब ये अपना आंसर नहीं है, अब आंसर होगा या तो ए या तो बी या तो डी, ठीक है। अब आप देखो 96 को चेक करते हैं, डी आना चाहिए, तो 9 और 6 पे अगर आप चेक करोगे, 9 ये रहा, 6 ये रहा, देखो किस पे काट रहा है, डी पे, और डी ही हमें चाहिए, छोड़ देते हैं। 56 की बात करते हैं, देखो 5 ये है, 6 ये है, किस पे काट रहा है, एम पे, एम नहीं, हमें तो डी चाहिए था, तो मतलब हमारा सेकंड वाला आंसर गलत हो गया, ठीक है, सेकंड नहीं हो सकता हमारा। अब डी को जरा चेक करो, 86 को, 86 का है, देखो 8 ये रहा, 6 ये रहा, किस पे काट रहा है, ओ पे काट रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये भी कट गया। जब 3 कट गए तो एक ही आंसर है मेरा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। समझ में आ गया। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको आगे भी चेक करा देता हूं, देखो 01 पे यू आना चाहिए, देखो 0 और 1, 01 पे यू आ रहा है, ठीक है। और 13 की बात करें, देखो 1 और 3 पे जे आ रहा है, जे ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पहला वाला है ना, ये पूरा जज के कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी 3 जो हो गए वो गलत हो जाएंगे। क्लियर है। तो इस वाले क्वेश्चन में उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है, और आगे वाले जो पार्ट्स होंगे, बाकी के जो 4-5 पार्ट्स मैं आपके लिए और लेकर आऊंगा मैट्रिक्स के, उसमें आपको और मैट्रिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे और ज्यादा सीखने को मिलेगा। लेकिन हमने इंपॉर्टेंट बात क्या सीखी कि मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को करते समय हमें सबसे पहले ये जरूर चेक करना है कि कॉलम का अरेंजमेंट रो कॉलम में था या कॉलम रो में था, पहला पॉइंट है ना। हालांकि 99% प्लस केसेस में हमेशा रो कॉलम ही होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दूसरी बात हमें क्या देखनी है कि मैट्रिक्स के जो ऑप्शंस हैं वो हमेशा पीछे से आगे की तरफ चेक करेंगे, मतलब बैकवर्ड टू फॉरवर्ड में चेक करेंगे, ठीक है। बस ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 2 मार्क्स आपके। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया आपको ये लेक्चर, अच्छा लगा तो पढ़ते रहे ऐसे ही, प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर आप देख सकते हैं, ठीक है। आप उनको रिवीजन करते रहिए, और अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेरी है तो यू हैव माई नंबर, आप मुझे इस नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। इट्स 7052887799, ठीक है। एंड माई नेम इज़ केतन, ठीक है। तो अगर आपको ये लगता है कि कोई भी डाउट है तो आप इससे भेजिए, आपके डाउट्स को ज़रूर टाइमली आप तक सोल्यूशन की फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू, गुड लक, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग।